नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। कक्षा 12 के अब तक हम पहले अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और दूसरे अध्याय में हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के समय भारत के सामने 3 चुनौतियां थी और इन 3 चुनौतियों में से पहली चुनौती का जिक्र हम पहले पार्ट के अंतर्गत कर चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती थी, यानी देश को एक कैसे रखा जाए, उसकी चुनौती को हम पढ़ चुके हैं अध्याय नंबर 1 में। उसके बाद में दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, और इस चुनौती के बारे में अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 का पार्ट पहला हम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा जानकारी एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने अब तक पढ़ा है 3 चुनौतियों का जिक्र हुआ है। दूसरी चुनौती कौन सी थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। देखिए, आपको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। और संविधान में हमने कौन सी व्यवस्था को चुना था? शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना था, और लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र को हमने चुना था। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को तो हमने चुन लिया था, लेकिन हमारे सामने अब चुनौती ये थी कि इस लोकतंत्र की यात्रा को हम शुरू कैसे करें, क्योंकि अब तक संविधान सभा ही हमारी सरकार का ही काम कर रही थी, अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी क्या करवाने थे? लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव करवाने थे। और हमने एक बात और, हमारे संविधान में हमने चुना था लोकतंत्र को। लोकतंत्र में भी सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को हमने चुना था। तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली के लिए हमने सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहले हमने काम किया था चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन, और चुनाव आयोग का गठन हमने कर लिया था जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन करके हमने सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। और इसके बाद में हमें ये उम्मीद थी कि जल्दी ही 1950 में पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे, पहले आम चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। लेकिन समस्या फिर दूसरी क्या थी? दूसरी समस्या थी कि मतदाता सूची तैयार करनी थी। मतदाता सूची के साथ साथ लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन करना था, विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन करना था। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करने के बाद, लोकसभा क्षेत्रों के सीमांकन करने के बाद हमने तय किए कि 489 लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन हमने किया। तो 489 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव होंगे, 3200 विधायक चुनने होंगे, 17 करोड़ इस दौरान मतदाता थे, 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए। लेकिन एक और समस्या थी कि भारत की ज़्यादातर आबादी वो साक्षर नहीं थी, यानी 15% लोग ही केवल क्या थे? साक्षर थे। तो किस तरह से हमने 1952 के आम चुनाव को संपन्न करवाया था और हमारी जो लोकतंत्र की यात्रा थी उसको हमने शुरू किया था, इसका अध्ययन हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पहले 3 चुनावों में क्या रहा था। पहले 3 चुनावों में रहा था कांग्रेस का प्रभुत्व। किस पार्टी का प्रभुत्व रहा था? कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व। तो पहले 3 चुनावों में क्या क्या हुआ? देखिए, पहले 3 आम चुनावों की बात करें तो पहले आम चुनाव में कुल 489 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 489 सीटें थी। और 489 सीटों में से अकेली कांग्रेस को 364 सीटें हासिल हुई थी। यहाँ तक कि जो 2 नंबर पर पार्टी रही थी सीपीआई, उसको मात्र 16 सीटें मिली थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मात्र 16 सीटें मिली थी। और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी को 12 और हिंदू महासभा को केवल 4 सीटें मिली थी। इस तरह से 3/4 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। यानी कांग्रेस ने एकदम से पूरी तरह से डोमिनेट किया था पहले चुनाव में। कांग्रेस को हालांकि इस दौरान वोट केवल 45% मिले, लेकिन 45% वोट के बावजूद उन्होंने 74% सीटें हासिल की थी। तो ये अंतर क्यों पैदा हुआ? यहाँ तक कि जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको 3% सीटें मिली थी, लेकिन वोट उनको 10% मिले थे। तो ये हमने हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये देखा था कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव में जीतेगा कौन। तो हमने ये तय किया था
कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव में जीतेगा। इसलिए हुआ क्या, बाकी के जो विपक्ष के वोट थे वो अन्य पार्टियों में विभाजित हो गए और कांग्रेस को अकेली को 44% 45% वोट मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली। यानी चुनावी दौड़ में कांग्रेस अन्य पार्टियों से बहुत आगे निकल गई। यहाँ तक कि केवल त्रावणकोर जो कोचीन का था हिस्सा, मद्रास था, उड़ीसा था, उनको छोड़कर अधिकतर सीटें कांग्रेस ने जीती। हालांकि त्रावणकोर में, मद्रास में, उड़ीसा में भी सरकार किसने बनाई? कांग्रेस ने ही बनाई। तो इस तरह से पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें यानी 3/4 बहुमत हासिल करके अपने आप का जो प्रभुत्व था उसको सिद्ध किया। यही हालत दूसरे आम चुनाव में भी बरकरार रही। दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस को 494 सीटों में से 371 सीटें मिली। 494 सीटों में से 371 सीटें मिली और दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उनको मात्र 27 सीटें मिली। यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मात्र 27 सीटें मिली और जनसंघ को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी। सीपीआई को यहाँ पे 27 सीटें मिली थी, सीपीआई को 27 सीटें मिली थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीटें मिली थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 19। इस तरह से दूसरे आम चुनाव में भी नंबर 2 पर सीपीआई रही, लेकिन वही बात, कांग्रेस और दूसरी जो नंबर पार्टी थी उसमें अंतर बहुत ज़्यादा था। यानी कांग्रेस ने यहाँ भी डोमिनेट किया और 3/4 बहुमत हासिल किया। ये उस समय का भारत का मानचित्र है जिसमें दिख रहा है कि पूरे भारत में कांग्रेस थी, उसका शासन आया। हालांकि दूसरे आम चुनाव में एक और बात हुई कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ 126 में से सीपीआई ने 60 सीटें जीती। हालांकि बहुमत के लिए उन्हें 64 सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन 5 निर्दलियों के समर्थन से वहाँ पे सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 5 निर्दलियों के सहयोग से 65 का आंकड़ा छू लिया, जो कि बहुमत के आंकड़े 64 से क्या था? ज़्यादा था। और इस तरह से पहला ऐसा राज्य जहाँ पर कांग्रेस से इतर कोई सरकार बनी और पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में चुनावों में जीत हासिल करके किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई हो, तो केरल ऐसा पहला उदाहरण था। और मुख्यमंत्री बनाया गया ईएमएस नंबूद्रिपाद को। किसको बनाया गया? ईएमएस नंबूद्रिपाद को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वही बात, कांग्रेस को हार पची नहीं और उन्होंने छेड़ दिया मुक्ति संघर्ष। और मुक्ति संघर्ष को छेड़ने के साथ ही उन्होंने अगस्त 1959 में पहला प्रयोग किया किसका? अनुच्छेद 356 का। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपातकाल 3 स्थितियों में लगता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, एक राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है और 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। तो 356 का पहला प्रयोग आपको याद रखना होगा। 356 का पहला प्रयोग अगस्त 1959 में कहाँ किया गया? केरल में किया गया। केरल में बड़ा ही विवादास्पद ये फैसला था और एक तरीके से कहें तो 356 का ये दुरुपयोग का मामला था, यानी संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का एक दुरुपयोग था। इस उदाहरण में इसको पेश किया गया और ईएमएस नंबूद्रिपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। बाद में उन्होंने आंदोलन भी छेड़ा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने देखा 2 चुनाव में कांग्रेस का क्या है? प्रभुत्व रहा। तीसरे आम चुनाव की बात करें तो वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा और वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने 494 सीटों में से 364 सीटों पर अपनी विजय हासिल करते हुए लगभग 3/4 बहुमत एक बार फिर से हासिल किया। और अब की बार दूसरे नंबर पर फिर से सीपीआई रही। सीपीआई को 20 सीटें मिली और स्वतंत्र पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें मिली। इस तरह से देखा जाए तो पहले 3 आम चुनाव में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। ये देखिए, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व है। पहले आम चुनाव में 489 में से कांग्रेस को 364 सीटें, दूसरे आम चुनाव में 371 और तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें। दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही
CPI उसको पहले आम चुनाव में 16, दूसरे आम चुनाव में 27 और तीसरे आम चुनाव में 20 सीटें हासिल हुई। इस प्रकार देखा जाए तो पहले 3 आम चुनावों में पूरी तरह से प्रभुत्व अकेली कांग्रेस पार्टी का रहा और इसको उस दौर के नाम से जाना जाता है जिस दौर में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का जिक्र यहाँ पे दे रखा है, उनको देखते हैं। राजकुमारी अमृत कौर गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी और इस दौरान ये कांग्रेस में रही और भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर काम इन्होंने किया। 1957 तक वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। केरल में कम्युनिस्टों की जीत को हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं, एक पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, जिसके बारे में आपको पता होगा कि जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी युवाओं के एक दल ने। 1934 में युवाओं के एक दल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इसकी स्थापना की थी और वो 1948 तक कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बने रहे। लेकिन 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने संविधान को चेंज कर दिया और संविधान बदलने के बाद कांग्रेस ने तय किया कि केवल एक ही पार्टी का सदस्य कोई भी व्यक्ति रह सकता है। ऐसे में सोशलिस्ट पार्टी को अलग होना पड़ा। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसका उदय होता है। हालांकि बाद में 1964 के लगभग इस पार्टी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और टूट करके ये 3 पार्टियां बन जाती हैं। ठीक है, विभाजन हो जाता है। तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के ये संस्थापक रहे हैं, बाद में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भी नेतृत्व करता रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो टुकड़े हुए थे उनमें 3 प्रमुख टुकड़े हुए थे। एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसने दूसरे आम चुनाव के दौरान कितनी सीटें हासिल की थी, दूसरे आम चुनाव के दौरान उन्होंने 19 सीटें हासिल की थी। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी लिया जा सकता है। तो 3 पार्टियां बनी। प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी। आज की यदि बात करें तो आज के दलों में हम इसकी जड़ें कहाँ देखते हैं? सोशलिस्ट पार्टी, आज की दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल सेक्युलर है। इन पार्टियों की जड़ें सोशलिस्ट पार्टी में देखी जा सकती है, यानी सोशलिस्ट पार्टी की ही विचारधारा पर इन पार्टियों का उदय बाद में होता है। अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कि प्रभुत्व कांग्रेस का कैसा रहा, किस प्रकार से रहा। देखिए, हमने ये पढ़ा कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिन्होंने डोमिनेट किया, जिसका प्रभुत्व रहा। लेकिन हम यदि बात करें बाकी मुल्कों से, बाकी मुल्कों पर हम नज़र डालें तो बाकी मुल्कों से और कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था उसमें एक अंतर था। बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ था वो लोकतंत्र की कीमत पर हुआ था। जैसे हम देखते हैं चीन का, क्यूबा का, सीरिया का। तो चीन, क्यूबा और सीरिया में संविधान में ये लिखा हुआ था कि वहाँ पर एक ही पार्टी शासन कर सकती है, यानी संविधान में ये बात तय थी कि वहाँ पर एक ही पार्टी शासन कर सकती है, तो दूसरी पार्टी के आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार म्यांमार को हम देखें, बेलारूस को हम देखें, इरिट्रिया को हम देखें, मैक्सिको को हम देखें, कोरिया को हम देखें, ताइवान को हम देखें, तो आदि देशों में भी पार्टी का प्रभुत्व कैसा था? कानूनी रूप से और सैन्य उपायों के चलते हुआ था। कानूनी रूप से और सैन्य उपायों के चलते इन पार्टियों का प्रभुत्व था। तो इस प्रकार से देखें तो ये प्रभुत्व क्या था? लोकतंत्र की कीमत पर हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनसे बहुत अलग थी। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था वो लोकतांत्रिक स्थितियों में हुआ था और पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ था। यदि हम बात करें कांग्रेस का प्रभुत्व और अन्य देशों के प्रभुत्व को, अन्य देशों की पार्टियों के प्रभुत्व को, तो हम ये देखते हैं कि अफ्रीका की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसका प्रभुत्व एक तरीके से कांग्रेस के समान नज़र आता है। बाकी देशों में और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में बहुत अंतर था, क्योंकि बाकी देशों में और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में अंतर ये था कि बाकी देशों में लोकतंत्र की कीमत पर हुआ, कानूनी उपबंधों के तहत हुआ, सैन्य उपायों के चलते हुआ, और यहाँ पे लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हुआ,
पारदर्शी तरीके से हुआ, निष्पक्ष तरीके से हुआ। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्पेन की जो PRI पार्टी थी, जिसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI पार्टी। मैक्सिको में इन्होंने काफ़ी सालों तक शासन किया, लगभग 60 सालों तक शासन किया। पार्टी की स्थापना होती है 1929 में। कब होती है? 1929 में। इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी भी कहा जाता है। मैक्सिकन क्रांति की विरासत इस पार्टी को हासिल है। शुरू में सैनिक, नेता, मजदूर, किसान संगठन सब इस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक प्लूकार्टो इलियास कैलस ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया। और बाद में तो जब नियमित रूप से चुनाव भी होते रहे तो पहले से ये तय होता था कि जीतेगी कौन? PRI। तो इस प्रकार इस पार्टी के प्रभुत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में भी बहुत अंतर है। अब हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को। बाबा साहब का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। दलितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक भी थे। बाद में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की भी योजना बनाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य भी रहे। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे, कानून मंत्री रहे, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। बाद में 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और 1956 में ही बाबा साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है। एक और नेता थे उस दौरान के, रफ़ी अहमद किदवई, जो भारत के पहले संचार मंत्री और कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। इस तरह से अभी तक हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के प्रभुत्व में अंतर को। एक बात और, कांग्रेस पार्टी को जो स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, यानी सफलता की जड़ें कांग्रेस की कहाँ थी? स्वाधीनता संग्राम की विरासत में थी। तो कांग्रेस पार्टी इतनी सफल क्यों रही? इसके कुछ कारण हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआती सफलता का या शुरुआती प्रभुत्व का कारण क्या था? जिसमें पहला कारण यदि आपको देखें तो नज़र आता है ये स्वाधीनता संग्राम की विरासत इस पार्टी को हासिल थी। किसकी? स्वाधीनता संग्राम की विरासत। दूसरे कारण को हम देखें तो ये सुसंगठित पार्टी थी जिसका नेटवर्क स्थानीय था। सुसंगठित पार्टी थी और स्थानीय स्तर तक इसका क्या था? नेटवर्क था। तीसरे में हम देखें तो इनको अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला, यानी अव्वल तो थे ये और इकलौता होने का इनको क्या मिला? फायदा मिला। और चौथे कारण को देखें तो सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ने इस पार्टी को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। अब दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? यानी प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन थी और थी तो कैसे? क्या कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था? हाँ, यदि था तो कैसे? इन दोनों प्रश्नों के बारे में मैं अभी चर्चा करता हूं आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो ये नवशिक्षितों की, व्यापारी वर्गों की, अंग्रेजों की, अगड़ी जातियों की, शहरी अभिजनों के हित समूहों वाली पार्टी भर थी। क्या थी? शहरी अभिजनों, अंग्रेजों, व्यापारिक वर्गों, नवशिक्षितों, अगड़ी जातियों, इनके हित समूह वाली पार्टी थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने एक क्या ले लिया? जन आंदोलन का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? जन आंदोलन का रूप ले लिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद तो इस पार्टी ने परस्पर विरोधी जो हितों वाले हित समूह थे वो भी इस पार्टी से जुड़ते चले गए। यानी अब कांग्रेस का नेतृत्व केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहा था। अब खेती किसानी करने वाले, गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेताओं तक भी कांग्रेस पार्टी का ये प्रभुत्व था, वो पहुंच गया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पहुंच गया था। और यहाँ तक कि खेती किसानी वाले और गांव गिरान के जो नेता थे वो भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अगड़े नेताओं में शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखें तो आज़ादी के समय तक कांग्रेस थी वो एक शतरंगे गठबंधन का
रूप ले चुकी थी। कैसे गठबंधन का रूप ले चुकी थी? शतरंगी गठबंधन का, जिसमें सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी भाषा के, सभी संस्कृति को मानने वाले लोग शामिल थे। अतः हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक तरीके से एक ऐसे गठबंधन का रूप ले चुकी थी जो भारत की विविधता की नुमाइंदगी कर रही थी। किसकी नुमाइंदगी कर रही थी? भारत की विविधता की नुमाइंदगी कर रही थी कांग्रेस। विविधता की नुमाइंदगी कौन कर रही थी? कांग्रेस। यानी इस प्रकार के सामाजिक गठबंधन का इन्होंने रूप ले लिया था। दूसरा एक आता है कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में थी। कैसे? कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में आप कांग्रेस को देखते हैं। कैसे? देखिए, बहुत से समूह ऐसे थे जो अपनी पहचान और विश्वासों को अलग मानते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। बहुत सारे समूह थे उस समय जो अपनी पहचान को अलग मानते थे, अपने विश्वासों को अलग मानते थे, फिर भी वो कांग्रेस में बने रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा के मध्यम वर्गियों तक को समाहित कर रखा था। शांतिवादी, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, यानी हर धारा के जो मध्यम मार्गी थे उनको एक मंच उपलब्ध करवा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस थी वो केवल एक विचारधारा वाली पार्टी न होकर के एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में थी। क्या थी? एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। तो इन दो प्रश्नों को हमने देखा कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में थी, क्योंकि कांग्रेस में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग समाहित थे। और दूसरी, हर प्रकार की विचारधारा को भी कांग्रेस अपने अंदर समाहित किए हुए थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस क्या थी? एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। अब देखिए, एक उस समय की और पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, 1920 के दशक के शुरुआती सालों में बात करें तो भारत के कई हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप्स उभरे थे। और ये किससे प्रेरित थे? रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी किया करते थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर ही काम लिया, लेकिन 1941 के दिसंबर में ये क्या हो गए? अलग हो गए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी ओर गैर कांग्रेस पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कैडर के साथ मौजूद थी। आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। यहाँ तक कि मुख्य सवाल ये था कि क्या हमें जो आज़ादी हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हो गया है? तो ये मानते थे कि हमारी आज़ादी वास्तविक नहीं है और जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है वो सच्चा नहीं है। इसी विचार के साथ पार्टी ने क्या किया? तेलंगाना में हिंसक विद्रोह भी बढ़ावा दिया और साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन बाद में हासिल नहीं कर सके तो इन्होंने सशस्त्र सेनाओं द्वारा इनको दबा दिया गया, तो इन्हें मजबूरन ये छोड़ना पड़ा। बाद में इन्होंने क्या? हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ करके आम चुनाव में भी भाग लिया। और यदि आप ये भी जानते हैं कि पहले आम चुनाव में, दूसरे आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी जो विपक्षी पार्टी बनकर के उभरी थी। A.K. गोपाल जो कि कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ हालांकि इन्होंने किसके रूप में किया था? A.K. गोपालन ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन बाद में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए। यानी 1964 में जब विभाजन हुआ था तो दो पार्टियां बनी थी, एक CPI और दूसरी CPI-M, यानी जो सोवियत संघ की विचारधारा पर चल रही थी वो पार्टी CPI में रही और जो चाइना की विचारधारा पर चल रहे थे उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नाम से, CPI-M के नाम से, और ये दोनों दल आज तक कायम है। तो A.K. गोपालन किसके नेता थे? शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी के, पहले कांग्रेस के, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी M, CPI-M। 1952 से ये सांसद भी थे। तो A.K. गोपालन के बारे में हमने पढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस क्या थी? क्या कांग्रेस ने गठबंधन की स्वभाव ने उसे एक अलग ताकत थी? भाई कांग्रेस में बहुत अच्छा तालमेल था गुटों में, सहनशील बहुत थी वे पार्टी, हर मसले पर संतुलन साध करके चलते थे। तो यहाँ पे इसको देखिए,
कांग्रेस का गठबंधनी स्वभाव था, वो उसे बहुत अधिक ताकत दे रहा था, क्योंकि गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है। गठबंधन क्या रुख हम नहीं अपना सकता? गठबंधन अतिवादी रुख नहीं अपना सकता, उससे उसको बचना होता है। तो कांग्रेस ने भी यही किया, अतिवादी रुख से वो बचे, संतुलन की नीति अपनाई उन्होंने, संतुलन की नीति अपनाई, और जिससे जो अंदरूनी मतभेद यदि किसी के मध्य हों तो भी सुलह समझौते करके क्या कर लिया जाता है, इनको सुलझा लिया जाता है। तो कांग्रेस ने इसी गठबंधनी स्वभाव की वजह से सर्वसमावेशी थी और बहुत सहनशील थी। सर्वसमावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर के चलना और सबको अपने में मिला लेना, अपने में मिला लेना, अपने साथ मिला लेना। तो सर्वसमावेशी पार्टी थी कांग्रेस, सहनशील थी। कांग्रेस ने ज़्यादातर गुट थे वो विचारधारा के आधार पर बने थे। किससे ताल्लुक़ रखते थे? विचारधारा के जो सरोकार थे उनके आधार पर वो बने थे। और इससे पीछे जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा थी, यानी कांग्रेस के जो नेता थे उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना काम कर रही थी। ऐसे में ये अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी की बजाय क्या हुई, उसकी ताकत सिद्ध हुई। कैसे हुई? क्योंकि पार्टी के भीतर जो विभिन्न गुट थे वो आपस में ही होड़ करते रहे, क्योंकि कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी थी, इतने गुटों को उसने समाहित कर रखा था कि वो आपस में ही होड़ करने लगे। ठीक है ना, वो आपस में ही होड़ करने लगे और ये पार्टी से बाहर नहीं निकल करके पार्टी के भीतर ही बने रहे। तो गुटों की मौजूदगी की ये प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार के रूप में काम कर रही थी, और इस कारण राजनीतिक जो होड़ थी वो कांग्रेस के भीतर चलती रही, बाहर नहीं गई, और चुनावी प्रतिस्पर्धा में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस निभाती रही। और इसीलिए इस दौर को एक कांग्रेस का दौर कहा जाता है, और इस प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस प्रणाली। इसके बाद में हम भारतीय जनसंघ का भी थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे करते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ा। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1951 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसकी जो जड़ें थी वो आज़ादी के पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। यानी आरएसएस और हिंदू महासभा की जो विचारधारा थी उसके आधार पर चल करके भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और अन्य नेताओं में कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। कौन कौन सी नीतियों पर चल रहे थे ये जनसंघ वाले? एक पहली नीति बनाई इन्होंने, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। दूसरा, उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक और प्रगतिशील और ताकतवर राष्ट्र बनाने की बात की। अखंड भारत बनाने की इन्होंने बात की। हिंदी को राजभाषा बनाने की बात की। और इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो रियायतें देने की बातें थी उनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। बड़े नेता इनके थे दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म 1916 में होता है, मृत्यु 1968 में। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। इस तरह से आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व के इस महत्वपूर्ण पड़ाव का अध्ययन किया। कल हम इसके शेष बचे भाग को और इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। धन्यवाद।